नमस्कार दोस्तों, मैं जय आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज पर्यावरण पे हमारी दूसरी क्लास है और पिछले वीडियो की ही तरह आपको इस वीडियो के अंत में भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको मिस न करिएगा। चलिए, तो आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण की संरचना। पर्यावरण की संरचना कैसे हुई है, आइए इसको देखते हैं। तो पर्यावरण की संरचना दोस्तों मूलतः चार चीज़ों से हुई है। पर्यावरण की संरचना दोस्तों चार चीज़ों से हुई है। वो क्या क्या है? एक स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और चौथा है जैवमंडल। ठीक है, चौथा क्या है? जैवमंडल। अब स्थलमंडल क्या है? स्थलमंडल का मतलब पृथ्वी की ऊपर वाली जो परत है उसकी बात कर रहा है। स्थलमंडल में क्या आता है? पर्वत, पठार, मिट्टी, मरुस्थल, खनिज। ठीक है, ये सब स्थलमंडल में आते हैं। जलमंडल में क्या आता है? समुद्र का पानी है, नदियां हैं, मतलब जहाँ जहाँ भी पानी है वो सब जलमंडल कहलाता है। जैसे समुद्र है, नदी है, झील है, तालाब है, ग्लेशियर है। ग्लेशियर का मतलब जमा हुआ पानी जो बर्फ़ के रूप में है, चाहे नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो या किसी पर्वत की चोटी पे हो, वो ग्लेशियर है। ठीक है, तीसरा आपका वायुमंडल, जो पृथ्वी के चारों तरफ हवा है वो वायुमंडल है। जैवमंडल, जैवमंडल का मतलब है वो क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियाँ जीवित रहती हैं या उत्पन्न हो सकती हैं। जैवमंडल का मतलब वो मंडल, वो क्षेत्र जहाँ पे जीव जंतु वनस्पतियाँ जीवाणु या शैवाल ये सब जीवित रह सकती हैं या उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके अब डिस्कस करते हैं। शुरुआत स्थलमंडल से करते हैं। स्थलमंडल क्या है? तो पृथ्वी की ऊपर वाली जो परत है, पृथ्वी की ऊपरी परत जिस पे हम लोग रहते हैं। पृथ्वी दोस्तों कई परतों में है। जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, भूगोल में टॉपिक पृथ्वी की संरचना, तब उसमें इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जान लीजिए पृथ्वी कई परतों में है। तो पृथ्वी की जो ऊपर वाली परत है, सबसे ऊपर वाली जो परत है, वही स्थलमंडल कहलाता है। वही क्या है? स्थलमंडल है। अब पर्यावरण का लगभग 29% भाग स्थलमंडल है। सारे महाद्वीपों को मिला दीजिए, ठीक है, सबको जोड़ेंगे तो पृथ्वी का करीब 29% बनता है वो भाग। वही जो है 29% यहाँ पे दिया गया है कि पर्यावरण का 29% भाग स्थलमंडल है। अब इसमें आता क्या है? तो पठार है, पहाड़ है, मृदा, मृदा का मतलब मिट्टी, चट्टानें हैं, खनिज हैं, ये सारी चीज़ें आपका स्थलमंडल में आती हैं। खनिज भी स्थलमंडल में काउंट किया जाता है दोस्तों, क्योंकि ये भी ऊपरी परत में ही पाया जाता है। ठीक है, ज़मीन में 2-3 किलोमीटर के अंदर तक ही खुदाई करनी पड़ती है और उसमें सारे खनिज मिल जाते हैं। खनिज का मतलब तेल, कोयला, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब देखिए स्थलमंडल की मोटाई कितनी है। अलग अलग जगहों पे दोस्तों अलग अलग किताबों में अलग अलग डिटेल दी हुई है, बट हमें एनसीईआरटी से चलना है। ठीक है, तो स्थलमंडल की मोटाई कितनी है? तो महाद्वीपों के नीचे जो है, महाद्वीपों के नीचे इसकी मोटाई करीब 35 से 50 किलोमीटर की है। महाद्वीपों में इसकी मोटाई 35 से 50 किलोमीटर की है। और महासागरों में इसकी मोटाई सिर्फ 5 से 12 किलोमीटर की है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्थलमंडल की मोटाई कितनी है। तो महाद्वीपों पे 35 से 50 किलोमीटर और महासागरों में 5 से 12 किलोमीटर। अब समझिएगा कैसे। 35 से 50 किलोमीटर जो ये कह रहा है वो कैसे? ये देखिए, ये महाद्वीप है और ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ये वाला पोर्शन आपका महासागर का है। ठीक है, ये है महाद्वीप। अब कहीं भी ये ज़्यादा हो, कहीं भी ये कम होगा, कलर बदल लेते हैं, कहीं पे ये कम होगा और कहीं पे ये ज़्यादा है, देख रहे हैं? तो ये कम वाला हिस्सा
ये कह रहा है कि ये 35 किलोमीटर का है, और ज़्यादा वाला जो हिस्सा है ये कह रहा है 50 किलोमीटर का है। समझ में आई बात? महाद्वीपों के नीचे, महाद्वीप ये हो गया ना, इसमें कहीं मैदान होगा, कहीं पहाड़ होंगे, ऊबड़ खाबड़ होगा ना ये, तो कहीं पे 35 किलोमीटर का है, कहीं पे वही 50 किलोमीटर का है इसकी मोटाई। और महासागरों के नीचे है यही चीज़ 5 से 12 किलोमीटर। महासागर आपका ये हो गया, ये महासागर है ना, ये महासागर का हिस्सा हो गया। तो महासागरों के हिस्से में कहीं पे ये 12 किलोमीटर होगा, तो कहीं पे ये 5 ही किलोमीटर है। ठीक है, मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी आप लोगों को बात। अब इसमें याद रखिएगा दोस्तों, आगे के पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्थल मंडल में ऑक्सीजन 46.60%। हवा की बात नहीं हो रही है दोस्तों, ये मिट्टी की बात हो रही है। जो पृथ्वी की ऊपरी परत है उसमें भी ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, वो ऑक्सीजन कितना परसेंट है? सबसे ज़्यादा है दोस्तों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 46.60%। दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व है सिलिकॉन, और ये कितना है? 27.72%। ठीक है, फिर है एल्युमिनियम 8.13%, आयरन होता है 5%। उसके बाद और भी सारे तत्व हैं, मैग्नीशियम वगैरह, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कई सारे तत्व हैं दोस्तों, लेकिन उनकी मात्रा काफ़ी कम है, तो कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। यही चार हैं मेन, आपको याद रखना है। ऑक्सीजन कितना है? 46.6%, सिलिकॉन कितना है? 27.72%, एल्युमिनियम 8.13% और आयरन 5%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब डिस्कस करते हैं जलमंडल को। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाला कुल खारा पानी व मीठा पानी दोनों को मिला दें। ठीक है, पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी पानी होगा, या तो खारा है या तो मीठा पानी है। ठीक है, यही है ना, इन दोनों को मिला दें तो जो मंडल बनता है वो जलमंडल कहलाता है। पृथ्वी पे पाया जाने वाला कुल खारा पानी व मीठा पानी, वही क्या कहलाता है? जलमंडल। खारा पानी का मतलब समुद्र का पानी हो गया। ठीक है, कुछ झीलें हैं जो समुद्र के किनारे पाई जाती हैं, जैसे चिल्का झील है। ठीक है, इसका भी पानी खारा है। मीठा जल, नदी, तालाब, झीलें हो गई। झीलें का मतलब मैदानी भागों की जो झीलें हैं या पहाड़ी भागों की जो झीलें हैं, ये सब, इनके पानी मीठे होते हैं। ठीक है, अब देखिए, अभी मैंने आपको पीछे बताया पूरी पृथ्वी के लगभग 71% पर जलमंडल का विस्तार है। पूरी पृथ्वी का लगभग 71% भाग पानी है ना, लगभग 71% भाग पानी से ढका हुआ है ना, वही ये कह रहा है। और उत्तरी गोलार्ध का 60%, अगर ये देखिए मैप को, यहाँ पे मैं इसे दो भागों में बांट दूँ। देखिए, इसको बराबर दो भागों में मैंने अब बांट दिया। पृथ्वी को बराबर दो भागों में बांटने वाली जो रेखा है, जो पृथ्वी के मध्य से होके जाती है, कौन सी रेखा कहलाती है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा उसे बोलते हैं। ठीक है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, दोनों उसी का नाम है। बीच से अगर हम बांट दे रहे हैं तो ऊपर वाला भाग हो गया उत्तरी गोलार्ध, उसे एन लिख दिया, और नीचे वाला भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध, उसे एस लिख दिया। तो क्या कह रहा है? उत्तरी गोलार्ध का 60%, यहाँ इसका 60%। ठीक है, और दक्षिणी गोलार्ध का 80%, यानी 80% भाग महासागरों से ढका है। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध में जितनी पृथ्वी आती है, ठीक है, जितनी भूमि है, उसका 60% भाग पानी है, और दक्षिणी गोलार्ध में जितनी पृथ्वी आती है उसमें 80% भाग पानी है। ठीक है,
अब आगे के पॉइंट देखिए, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। पूरे जलमंडल का मतलब पृथ्वी पे जहाँ जहाँ भी पानी है उसकी बात कर रहा है। सागरों में कितना प्रतिशत पानी है? 97.25%। सबसे ज़्यादा बार जलमंडल से पूछा जाने वाला प्रश्न है, सागरों में कितना परसेंट पानी है। ठीक है, एग्जाम में 97.25% करके दे सकता है या 97% करके आपसे पूछेगा। ठीक है, सागरों में कितना है? 97.25%। हिमानियाँ एवं हिमचोटियाँ, हिमानियाँ एवं हिमचोटियाँ का मतलब बर्फ़ के रूप में जो पानी है, चाहे नॉर्थ पोल पे हो, साउथ पोल पे हो या पहाड़ों की चोटियों पे हो, बर्फ़ के रूप में जो पानी है वो कितना है? 2.05%। सागरों में कितना है? 97.25%। बर्फ़ के रूप में कितना हो गया? 2.05%। भूमिगत जल का मतलब पृथ्वी के नीचे जो पानी है, जो ट्यूबवेल से, समरसेबल से या हैंडपम्प से बाहर पानी निकालते हैं, उस पानी की बात कर रहा है। भूमिगत जल, वही भूमिगत जल है जो पृथ्वी के नीचे है। वो कितना परसेंट है? 0.68%। झीलें, पृथ्वी पे जो झीलें हैं उसमें कितना प्रतिशत पानी है? उसमें है 0.01%। कुल पानी का कितना भाग है? 0.01%। मृदा की नमी, मृदा की नमी, मृदा की नमी का मतलब मिट्टी में जो नमी पाई जाती है। ठीक है, मिट्टी में जो नमी पाई जाती है उसमें कितना परसेंट पानी है? तो उसमें कुल पानी का 0.005% पानी है। ठीक है, मृदा की नमी वो पानी को कंज्यूम कर रखी है 0.005%। वायुमंडलीय नमी, वायुमंडलीय नमी का मतलब जो वायुमंडल में नमी है, बादलों में पानी है, हवा में जो पानी है, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। उसमें कितने परसेंट नमी है, उसमें कितना पानी है? वो है 0.001%। कितना है? 0.001% वायुमंडल में नमी है। नदियाँ, नदियों में कितना परसेंट पानी है? तो नदियों में पानी है कुल पानी का 0.0001%। बहुत ही कम है दोस्तों, 0.0001%। ठीक है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल क्या है, आइए देखते हैं। पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर में लपेटने वाली गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। ये पृथ्वी है दोस्तों, इसके चारों तरफ क्या है? हवा है। इसके चारों तरफ हवा है ना, चारों तरफ हवा है। और ये हवा है क्या? ये अलग अलग गैसें हैं। ठीक है, गैसों का एक गुच्छा है, इसमें बहुत सारी गैसें हैं। उन्हीं सारी गैसों को मिला दें तो क्या बनता है हमारा? वायुमंडल। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है आपका, वो पूछा जाता है वायुमंडल में कौन सी गैस कितने प्रतिशत है। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा बार पूछा जाने वाला प्रश्न। नाइट्रोजन कितना है? 78.09, 78.09%। एग्जाम में 78% के नाम से देगा। ठीक है, दूसरा ऑक्सीजन, ये कितना परसेंट है? तो 20.95%। जनरली आप लोग 21% जानते हैं और वही एग्ज़ाम में भी देगा, लेकिन एग्जैक्टली 20.95% के आसपास है। ऑर्गन, ऑर्गन वायुमंडल में कितना है? 0.93%
प्रतिशत। और ये आर्गन दोस्तों अक्रिय गैस है, ठीक है, इसे याद रखिएगा, आर्गन एक अक्रिय गैस है। फिर आता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है 0.03%। नियॉन 0.0018%। इसे कई जगहों पे आप देखेंगे तो दिया होगा 0.002%, ठीक है। हाइड्रोजन ये कितना है, तो 0.00005%, ठीक है। पूरी गैस में सिर्फ इतना ही प्रतिशत है। हीलियम, हीलियम कितना है, तो ये है 0.0005%, ठीक है। सबसे ज़्यादा पूछा जाता है नाइट्रोजन कितना है, कार्बन डाइऑक्साइड कितना है और आर्गन कितना है। ऑक्सीजन भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऑक्सीजन बहुत कम बार पूछा जाता है, क्योंकि ये तो बचपन से ही हर बच्चा रटते हुए आ रहा है कि 21% है, 21% है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, वायुमंडल को 5 विभिन्न परतों में विभाजित किया गया है, ठीक है। 5 परतों में वायुमंडल को विभाजित किया गया है। वो परतें क्या हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है। ये 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। अब देखिएगा, ये मान लिया हमने हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये वाला भाग पृथ्वी का है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक वाला जो भाग है जस्ट पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, वो है क्षोभ मंडल, ठीक है। वो कौन सा मंडल है, क्षोभ मंडल, ठीक है। देखिए क्षोभ मंडल, और ये क्षोभ मंडल जो है ना, ये यहाँ से बात करेंगे, यहाँ से यहाँ तक बात करें, ये ऊपर आपका ये क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है, यहाँ तक। तो ध्रुवों से अगर हम बात करें, ठीक है, तो ध्रुवों से क्षोभ मंडल जो होता है वो 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है तकरीबन। ध्रुवों से 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। और जो विषुवत रेखा है ना, भूमध्य रेखा, वहाँ से इसकी ऊंचाई जो है वो करीब होती है 18 किलोमीटर, ठीक है। जो भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है बराबर बराबर, अभी मैंने आपको पीछे बताया, काल्पनिक रेखा है वो, ठीक है, ठीक है। तो वहाँ से अगर हम मापें तो क्षोभ मंडल की जो हाइट है वो करीब 18 किलोमीटर की है। तो ध्रुवों से कितनी बताई, 8 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा से या विषुवत रेखा कहें वहाँ से 18 किलोमीटर है, ठीक है। अब जितनी भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं ना, वो सारी की सारी किस में होती हैं, इस क्षोभ मंडल में ही होती हैं। वायुमंडलीय घटनाएं का मतलब बादल आपको इसी में मिलेगा, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इसी में आपको मिलेगा, बिजली का चमकना वो भी इसी में होगा। मतलब वातावरण में जो भी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, आंधी तूफान, जो कुछ भी आप देख लें, ठीक है, आंधी तूफान, ये सब भी, बारिश, सब इसी में होगा, क्षोभ मंडल में ही होगा, इसके ऊपर नहीं होता है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं होता है। क्षोभ मंडल में ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर बढ़ते जाएंगे, अगर 165 मीटर हम ऊपर जाएंगे ना, तो 1 डिग्री सेल्सियस की तापमान में कमी हो जाएगी, ठीक है। 165 मीटर गए ऊपर तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान की कमी हो जाएगी। फिर उसके ऊपर हो जाएंगे 165 मीटर, तो फिर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी हो जाएगी, ठीक है। यानी ऊपर जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वो टेम्परेचर हमारा घटता जाएगा, ठीक है। अब आते हैं समताप मंडल में। समताप मंडल दूसरा वाला, ये जस्ट क्षोभ मंडल के ऊपर होता है, जस्ट ये क्षोभ मंडल के ऊपर होता है। अब यहाँ से
यहाँ से शुरू हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल यहाँ पे ख़त्म हुआ, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये हो गया आपका समताप मंडल, ठीक है। ये हो गया आपका समताप मंडल। क्षोभ मंडल के ऊपर, क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक तकरीबन ये समताप मंडल होता है, ठीक है। और इसी में ओजोन लेयर पाई जाती है दोस्तों। ओजोन लेयर क्या है? सूरज से आने वाली जो परावैंगनिक किरणें हैं उनको ये रोक देता है, ठीक है। उनको ये रोक देता है, पृथ्वी तक पूरी तरीके से पहुंचने नहीं देता है, ठीक है। पृथ्वी पे जीवन का ये बहुत बड़ा कारण है दोस्तों। याद रखिएगा, परावैंगनिक किरणों को रोकने देने वाला कौन सा मंडल है? तो ओजोन मंडल है। और ओजोन मंडल समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। ओजोन मंडल समताप मंडल में है दोस्तों। आजकल ओजोन मंडल की काफ़ी तेज़ी से क्षति हो रही है, और वो हो रही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? जितनी भी चीज़ें हैं ना जो ठंडी करने वाली चीज़ें हैं, जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इनसे जो गैस निकलती है ना, वो गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। और ये ओजोन परत को काफ़ी तेज़ी से नुकसान पहुंचा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उसके ऊपर आता है मध्य मंडल, ये वाला भाग मध्य मंडल, ठीक है। अब समताप मंडल के ऊपर 80 किलोमीटर तक बढ़ जाइए, ठीक है। समताप मंडल के ऊपर यहाँ पे 80 किलोमीटर आप और ऊपर आ जाइए। ये जो एरिया है ना, ये मध्य मंडल कहलाता है। और दोस्तों मध्य मंडल में वातावरण का सबसे न्यूनतम तापमान है, ठीक है। सबसे न्यूनतम तापमान वातावरण का मध्य मंडल में ही होता है, ठीक है। उसके ऊपर जैसे बढ़ेंगे तापमान फिर बढ़ने लगेगा। इसके ऊपर आता है आपका आयन मंडल, ऊपर इसके आता है आयन मंडल, ठीक है। ये वाला भाग आयन मंडल क्या है? तो मध्य मंडल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर तक में फैला हुआ ये मंडल है दोस्तों। मध्य मंडल के ऊपर 80 से 640 किलोमीटर तक की इसकी हाइट हो सकती है। वो वाला क्षेत्र जो है वो आयन मंडल कहलाता है। आयन मंडल इसे क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इसमें विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। क्या होती है? आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। ये कण क्या करते हैं? ये कण जो हैं, जो रेडियो तरंगे हैं ना, उनको वापस पृथ्वी पे भेज देते हैं। जो भी रेडियो तरंगे हैं उनको वापस ये पृथ्वी पे भेज देते हैं। इसलिए जितनी भी संचार वाली सैटेलाइट्स हैं ना दोस्तों, वो सारी की सारी आयन मंडल में ही स्थापित की जाती हैं। सारी की सारी संचार वाली सैटेलाइट्स वो सारी आयन मंडल में ही स्थापित की जाती हैं, ठीक है। ताकि वहाँ से जो विद्युत कण हैं, जो विद्युतीय कण हैं, विद्युत आवेशित कण, उनसे इनके रेडियो तरंगे टकराएंगी और वापस पृथ्वी पे आ जाएंगी, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर होता है दोस्तों वायुमंडल, ठीक है। इसके ऊपर वायुमंडल होता है, सबसे ऊपर वाली परत है वायुमंडल की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव मंडल, मैंने आप लोगों को पीछे बताया कि वो मंडल, वो क्षेत्र जहाँ जीवधारी जीव जंतु, पेड़ पौधे, शैवाल ये जीवित रह सकते हैं, वो जैव मंडल है। लेकिन जीवन के लिए तो आपको पानी भी चाहिए, जीवन के लिए आपको भूमि भी चाहिए, और जीवन के लिए आपको हवा भी चाहिए। ये तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी तभी जीवित रह सकते हैं ना। हम कैसे जीवित रहेंगे? भूमि पे रह रहे हैं, पानी पिएंगे तभी जिंदा रहेंगे ना। भूमि पे जिन खड़े हैं, यहाँ जो उग रहा है वो खा रहे हैं तो जिंदा हैं, पानी पिएंगे तो जिंदा रहेंगे। अगर हवा ना मिले तो जिंदा रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे ना। यानी वो क्षेत्र
जहाँ पे जीवधारी जिंदा रह सकते हैं, जहाँ पे जीवधारी जिंदा रह सकता है या उत्पन्न होता है, वो जैवमंडल कहलाता है। तो स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, तीनों को हम मिलाएं और तीनों में से वो एरिया निकालें जहाँ पे ये तीनों का तीनों मिलता है, वो क्षेत्र जहाँ पे ये तीनों का तीनों है। हमारे पास ज़मीन हो लेकिन हवा और पानी ना हो, जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे ना। वैसे ही हवा तो ज़मीन ही ना हो, हवा हो ज़मीन ना हो, पानी ना हो, जिंदा रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। वैसे ही पानी हो ज़मीन ही ना हो, पानी हो ज़मीन ही ना हो, हवा ना हो, जिंदा रह पाएंगे? अब आप कहोगे कि मछलियाँ तो रहती हैं भाई पानी में मछलियाँ रहती हैं ना, वहाँ पे तो ज़मीन नहीं है। लेकिन पानी भी तो भैया ज़मीन पे ही है ना, पानी भी तो ज़मीन पे ही है ना। और मछलियाँ सांस तो लेती हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि सांस नहीं लेती हैं। भले ही गलफड़े से लेती हैं सांस, लेकिन लेती तो है ना सांस, उसके लिए हवा चाहिए ना। तो इन तीनों को मिला दें और एक ऐसा क्षेत्र, इन तीनों को मिलाने के बाद निर्माण होता है एक ऐसे क्षेत्र का जहाँ पे जीवन पाया जा सकता है। वही जो क्षेत्र है ये जैवमंडल कहलाता है, वही क्षेत्र जैवमंडल कहलाता है। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सेशन शुरू होता है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है कौन सा है? ऑप्शन है क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल। तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नज़दीक है, सबसे नज़दीक कौन सा है प्रमुख वाला? क्षोभमंडल है ऑप्शन, मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया है, क्षोभमंडल इसका ऑप्शन हो जाएगा सही। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, महासागरीय जलों में निम्न में से कौन सा लवण सर्वाधिक पाया जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। ऑप्शन है मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड। कौन सा ऑप्शन सही है? तो डी ऑप्शन सही है दोस्तों, सोडियम क्लोराइड महासागरीय जलों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तीसरा देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन देखिए 16 सितंबर, 7 दिसंबर, 30 मार्च, 22 मार्च। कई बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही है, 16 सितंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस, अभी मैंने आप लोगों को बताया था। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी सी ए कार्बन मोनोऑक्साइड और डी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ऑप्शन डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को। पांचवा प्रश्न देखिए, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? ए ऑक्सीजन को, बी ओजोन परत को, सी ऑप्शन है क्षोभमंडल को, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? ओजोन परत। मैंने आप लोगों को बताया ना कि बिना ओजोन परत के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें आती हैं सूर्य से, वो सब कुछ जला भुना के ख़त्म कर देंगे, ओजोन परत उसे रोक लेता है। तो ऑप्शन बी सही है, पर्यावरण का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन परत को। ठीक है, आगे देखिए, वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? वायुयान किस मंडल में उड़ाए जाते हैं? तो दोस्तों वायुयान जो हैं, ऑप्शन देखिए पहले, क्षोभमंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल। तो समताप मंडल में दोस्तों, समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। क्यों? क्षोभमंडल में तो सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। क्षोभमंडल में क्या होता है? सारी वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं, जैसे बादल है, बिजली कड़कना है, आंधी तूफान आना। लेकिन
जो समताप मंडल है वहाँ पे ये सारे काम नहीं होते हैं, ठीक है। तो वायुयान जो है बादलों के ऊपर उड़ाए जाते हैं, बादलों के ऊपर उड़ाए जाते हैं, उसके नीचे ही जो कुछ होना है होगा, ठीक है। बिजली कड़के, बारिश हो, जो कुछ भी हो, आंधी तूफान आए, ऊपर उड़ाए जाते हैं ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। तो वायुयान समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं। ऑप्शन बी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? ऑप्शन है दोस्तों, सी एवर्ट्स, बी है डॉप्सन इकाई, सी है मेल्सन इकाई और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों है इसका आंसर डॉप्सन इकाई। इसे कहीं कहीं पे डॉप्सन इकाई भी पढ़ा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, स्थल मंडल की पपड़ी में ऑक्सीजन होती है। ऑप्शन ए है 23%, बी है 20.99%, सी है ऑप्शन 46.60% और डी है 27%। तो ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, संचार उपग्रह किस मंडल में स्थापित किए जाते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, डी ऑप्शन है आयन मंडल। तो ऑप्शन डी सही है, आयन मंडल में, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मेरे आने वाले सभी वीडियो के अंत में आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे, तो उनको मिस मत करिएगा। ये सारे क्वेश्चंस किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए होंगे दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। तो मेरा वीडियो देखने के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।